कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग करंट अफेयर का एक नया लेक्चर लेके आए हैं। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले कुछ बात कर ली जाए। देखिए हम लोगों का एग्ज़ाम जो है यूपीपीएससी का वो संभावित है, अभी कैलेंडर आ भी जाएगा। आप लोगों को जो सुनाई दे रहा है उसके अनुसार ये है कि आपको सितंबर लास्ट वीक से लेके अक्टूबर में 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर तक पेपर हो जाएगा और उसी के पास में आपका यूपीएससी है। तो उसी के संदर्भ में अब हम लोग का जो करंट अफेयर है वो अब हम लोगों का चलेगा, मान के चलिए एग्ज़ाम के 20 दिन पहले से लेके जनवरी तक। तो जिसमें हम लोगों ने मार्च और अप्रैल का ख़त्म कर लिया। जो मार्च का थोड़ा बहुत करंट है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि आगे जो जो चीज़ें छूटी हुई हैं, एक तो उसका एक हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अब आप लोगों को नेक्स्ट वीक से उसके क्या हैं प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। जितना हमने पढ़ाया है आपको अभी पिछले 6 लेक्चरों में पढ़ाया है उसका कुछ आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में अभी प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसको भी करना है आप लोगों को। ठीक है, और एक चीज़ और है कि जैसे आप लोगों की इकॉनमी की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो आप लोगों को अगर ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो उस क्लासेस के बारे में आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे रिव्यू फीडबैक दीजिए कि इसको और कंटिन्यू कराना है, कैसे क्या कुछ जो भी आपको समझ में आ रहा है। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर 6 को। ठीक है, तो सबसे पहला मुद्दा आता है कि अभी चूँकि हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं तो ये आरओ यूपीपीएससी इसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्या हुआ है कि एक बनवासी समागम हुआ है। और बनवासी समागम का आयोजन कहाँ हुआ है? सोनभद्र में हुआ है। तो बनवासी समागम के बारे में समझिए कि बनवासी समागम क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक जनजाति क्षेत्र में जो हमेशा सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं और समाज की मुख्य धारा में नहीं हैं, वो उन्हीं को हम लोग जनजाति कहते हैं। अब उसके बाद वो जो एकदम समाज से कटे हुए हैं, जो उसमें भी सबसे कमज़ोर वर्ग है, जैसे बीपीएल होता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, उसमें भी जो सबसे कमज़ोर वर्ग जिसको हम लोग अंत्योदय कहते हैं, उनके लिए ये किया गया है। उनके विकास को बढ़ाने के लिए और उनके सामाजिक आर्थिक रूप से उत्थान कैसे किया जाए, इसके संदर्भ में ये समागम हुआ। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो रामनाथ कोविंद जी थे। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इस पूरे कार्यक्रम में एक कुंज आश्रम का भी निर्माण की बात की गई है। कुंज आश्रम एक इन्होंने जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक आश्रम के रूप में निर्मित किया जा रहा है, वो है कुंज आश्रम। ठीक है, तो उस कुंज आश्रम का एक नवनिर्मित भवन है, उसका उद्घाटन किया है। दूसरे तरफ जब हमारे राष्ट्रपति जी आए तो इन्होंने क्या, बिरसा मुंडा को याद किया। तो बिरसा मुंडा हम लोग किस लिए याद करते हैं? क्योंकि जनजातीय आंदोलन में अगर हम आज़ादी के समय की बात करें तो बिरसा मुंडा का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जनजातीय क्षेत्रों के लिए क्रांतिकारी देखे जाएंगे तो इनसे बड़ा कोई है ही नहीं, ये वहाँ के भगवान हैं। और इनका ही आंदोलन है 1899 का, जिसे हम मुंडा आंदोलन कहते हैं। 1899 में इन्होंने आंदोलन चलाया था, जो कि अपने जंगल, अपनी संस्कृति, इसकी अनुरक्षा संरक्षण के लिए इन्होंने किया था। इसी संदर्भ में अंत्योदय बच्चों के लिए रामनाथ कोविंद जी ने और क्या किया, तो 250 बच्चों के लिए वो पढ़ सकें, इसके संदर्भ में इन्होंने एक बनवासी विद्यापीठ का भी लोकार्पण किया। जैसे काशी विद्यापीठ है उसी तरीके से बनवासी विद्यापीठ। ठीक है, और इसमें भी क्या है, बनवासी विद्यापीठ में ये भी जो बनवासी विद्यापीठ है वो बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखा गया है। और क्या बात आप लोगों को याद रखनी है कि ये पूरी तरीके से गुरुकुल व्यवस्था की तरीके से, गुरुकुल व्यवस्था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहीं। तो क्या हुआ कि बनवासी समागम कहाँ हुआ? सोनभद्र में हुआ। कौन था मुख्य अतिथि? तो रामनाथ कोविंद जी थे। वहाँ पर इन्होंने एक कुंज आश्रम का उद्घाटन किया और दूसरी तरफ क्या किया कि 250 बच्चों के लिए बिरसा मुंडा बनवासी विद्यापीठ का लोकार्पण किया। ठीक, तो ये इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बनवासी समागम का आयोजन कहाँ हुआ, या उसी में कुछ स्टेटमेंट दे सकता है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ, जैसे कौन कुंज आश्रम बनाया गया या बिरसा मुंडा आपको बनवासी विद्यापीठ की स्थापना हुई। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं एग्ज़ाम में। और चूँकि आप लोग अगर जब आरओ देते हो, जिसको समीक्षा अधिकारी कहते हैं, तो उसमें यूपी रिलेटेड करंट भी बहुत पूछता है। भले ही यूपीपीएससी में उतना ना पूछे, लेकिन हो सकता है आरओ या छोटे एग्ज़ाम में आपको मदद करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ। तो हमारे जो सरस्वती नदी है जो विलुप्त हो चुकी है, ठीक है, तो उसको लेकर एक समिति बनी
उस समिति के अध्यक्ष बनाए गए संस्कृति मंत्री जो जिनकी आप पिक देख रहे हैं, ये हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी। तो प्रहलाद सिंह पटेल की अध्यक्षता में सरस्वती नदी की खोज को लेकर एक समिति बनी। और ऐसा नहीं कि ये समिति पहली बार बन रही है, इससे पहले ये 2017 में बनी थी, तो 19 में उसका कार्यकाल समाप्त हो गया था। उसी के संदर्भ में यह क्या कहते हैं समिति का गठन किया गया। ये मैप देख लीजिए आप लोग, ये देखिए ऊपर क्या है, पूरा आपका सिंधु नदी का सिस्टम है, ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। उसके नीचे देखिए रेड कलर का जो दिख रहा है, ये देखिए जूम कर रहा हूँ मैं, तो रेड कलर में ये सरस्वती नदी है, जिसकी लोकेशन बताई गई है कि ये लोकेशन है सरस्वती नदी की, और इसी की जांच के लिए ये समिति बनी है। अभी तक फुल्ली आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से था या क्या था, लेकिन इस चीज़ की खोज की जा रही है। और सरस्वती नदी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ऋग्वैदिक काल में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है, इसको नदीतमा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ये नदी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक कमेटी बनी है, ये जो कमेटी है, कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। और चूंकि देखिए ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप देखिए गवर्नमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट पैनल, रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब ये था पहले एक बार समिति बन चुकी थी, लेकिन फिर से अगेन 2 साल के लिए सरस्वती रिवर पर ये समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल। अब आइए, एक पोर्टल बनाया गया है जो बड़ा चर्चा में है, OTPRMS, ऑनलाइन टीचर प्यूपिल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है, देखिए ये NDTV एजुकेशन का एक आर्टिकल है इसी के संदर्भ में। अब आप देख सकते हैं कि ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक पहल है। इसमें क्या है, शिक्षक के रूप में भर्ती के लिए जैसे आपको टीचिंग जॉब चाहिए, तो उसके लिए जो स्टडी कर रहे हैं, जैसे BEd वगैरह करते हैं, तो खुद को रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक डिजिटल फॉर्मेट बना दिया गया। डिजिटल प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर में जोड़ने का काम किया गया। जैसे आप टेट BEd ये सब कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं मान लीजिए टीचिंग के लिए, तो उसके लिए क्या है, आप डायरेक्टली रजिस्टर करेंगे पोर्टल पे, वहाँ पर आपको जो आपका प्रमाण पत्र जो मिलेगा उसको आप डिजी लॉकर से जोड़ सकते हैं। डिजी लॉकर तो आप लोग जानते ही होंगे कि आपके मोबाइल में एक ऐप होगी, आपके जितने भी गवर्नमेंट के आपकी जो डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, जैसे आपका हाई स्कूल इंटर का प्रमाण पत्र, आपका आधार, आपका पैन कार्ड, वो सब आपके उसी डिजी लॉकर में रहेगा। और जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आप वर्चुअली उसका यूज़ कर सकते हैं। आपको फिजिकली लेकर, मतलब हाथ में लेके घूमने की इतने पेपर की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास के मोबाइल में डिजी लॉकर है तो आप उसी डिजी लॉकर के माध्यम से अपने सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से OTPRMS जो पोर्टल है वो भी वही काम करेगा, वो डिजी लॉकर से जोड़ देगा आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, उसी से जोड़ देगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर लिए OTPRMS। तो अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाए तो ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकता है। एक तो ये पूछ सकता है कि जैसे बस इसका कुछ नाम ना दे, केवल OTPRMS, ये पोर्टल निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित है, तो पता चला आप लोगों को लगेगा ये पोर्टल है तो हो सकता है उद्योग मंत्रालय से होगा, निवेश वगैरह को क्या कहते हैं बुलाने के लिए, या फिर आप देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं, हो सकता है HRD मिनिस्ट्री का कुछ होगा। तो इस तरीके तो आप शिक्षा मंत्रालय याद रखिएगा, ये HRD मिनिस्ट्री है, इसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। पहले इसको हम लोग क्या कहते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, अब आते हैं, अभी अंतर संसदीय संघ है, यूरोपियन यूनियन के ही पार्ट के रूप में है, ये अलग एक संस्था है। उसके जो अध्यक्ष हैं दुआर्ते पचेको, ये देखिए जूम आउट कर रहा हूँ, इनको भारत में बुलाया गया था और भारत की संसद का इन्होंने विजिट किया, लगभग 4-5 दिन रहे, लोकसभा में गए, ओम बिरला जी से मिले, फिर राज्यसभा में गए। इस तरीके से ये आए और भारत का पूरा सिस्टम समझे, दौरा किया, वो भी भारत के क्या कहते हैं निमंत्रण पे। तो याद रखिएगा आप लोग कि कौन आया था, तो अंतर संसदीय संघ के जो अध्यक्ष हैं दुआर्ते पचेको, बेसिकली ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है, इन्होंने दौरा किया था, तो याद बस इनका नाम याद रखिएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आइए बात करते हैं, अब देखिए बात करते हैं कि अभी हाल में क्या हुआ कि देखिए कोविड को लेके तमाम न्यूज़ें हैं, अभी और अपडेट आएंगी, क्योंकि मई में पूरा लॉकडाउन लगा रहा, मई में रहा, अप्रैल के कुछ दिनों रहा, तो उसमें तमाम निर्णय लिए गए।
उसी संदर्भ में सबसे स्टार्टिंग में जब 15 मार्च के आसपास में केंद्र सरकार ने कोविड के कारण लोग मर रहे थे, उसमें खास तौर में पत्रकार लोग, तो पत्रकार लोगों की मृत्यु पर 5 लाख रुपए देने की सहायता की बात कही है। और इस चीज़ को के लिए ही उन्होंने क्या कहा, एक योजना निकाली, पत्रकार कल्याण योजना जैसी पहल शुरू करने को कहा गया। तो इसमें कितना रुपए की बात कही गई है, 5 लाख रुपए की बात कही गई थी। ठीक है, और इस चीज़ को इन्होंने प्रकाश जावड़ेकर जी ने संसद में बोला था कि जिस तरीके से पत्रकारों की मृत्यु हो रही हो तो उस पर उनको इतना मुआवजा देने का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल अभी आया है। अब इस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बिल यानी दवाओं पर रिसर्च से संबंधित जो बिल है उसको लाया गया है। तो पुराना वाला बिल होगा, कुछ तो समस्या होगी, तभी तो इनको इस बिल को लाया गया। तो देखिए, जो पुराना बिल था वो 1998 का था। 1998 वाले बिल को ही हम संशोधित कर रहे हैं। और इसमें संशोधित करके बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, तो संशोधित करके हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो 6 राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल जो संस्थान थे, 6 फार्मास्यूटिकल संस्थान थे, उनको हम राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा दे रहे हैं। ये 6 राष्ट्रीय जो फार्मास्यूटिकल वाले हमारे जो संस्थान थे उनको हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दे रहे हैं। तो हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो 6 संस्थान कौन से हैं जिन्हें राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया जा रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है अहमदाबाद में जो संस्थान है, दूसरा है गुवाहाटी में, तीसरा है हैदराबाद। देखिए, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली। तो रायबरेली को याद रखिएगा, ये भी अब राष्ट्रीय महत्व का संस्थान के रूप में घोषित किया गया है। अच्छा, ऐसा किया क्यों गया है, क्योंकि कोविड के दौर में जितनी भी रिसर्च हो रही है, दवाओं में रिसर्च हो रही, इन संस्थाओं ने बहुत काम किया, तो इसको राष्ट्रीय महत्व के संस्थाओं का दर्जा देने की बात कही गई। तो हम लोगों के एग्ज़ाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो अमेंडमेंट हो रहा है वो कौन सा बिल था, तो 1998 का बिल था। ठीक है, 1998 का बिल। और कितने संस्थाओं को कर रहे हैं हम, तो 6 संस्थाओं को, 6 संस्थाओं को हम राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक। देखिए, एक और चीज़ है कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, इस कोविड के दौर में सबसे ज़्यादा रिसर्च वगैरह में काम किया। बहुत सोचने वाली बात है कि इतनी जल्दी हम लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करा दिया गया कोविड की महामारी के दौर में, तो ये भी तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात रही है। तो इस तरीके से रिसर्च जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन की, भारत की, वो बहुत काम की, इसीलिए बिल को लाया गया। अब हम लोग बात करते हैं कि बाटला हाउस इनकाउंटर, आप लोग मूवी भी आई थी इस पर, तो बाटला हाउस इनकाउंटर जो कि 2008 में हुआ था, तो उसके जो इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की जो हत्या की गई थी, वो हत्या की थी आरिफ खान ने, उसको मौत की सज़ा सुनाई है दिल्ली की एक कोर्ट ने। ठीक है, तो नाम बस याद रखिएगा कि आरिफ खान, इनको अभी क्या है, मौत की सज़ा सुनाई गई है बाटला हाउस वाले इनकाउंटर वाले मैटर में। अभी एक मूवी भी तो आई थी से बाटला हाउस वाली, जो जिसमें वो थे जॉन अब्राहिम। ठीक है, तो अगर देखना होगा तो देख लीजिए, अच्छी मूवी बताई जा रही थी। ये उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है, और ज़्यादा पढ़ना होगा तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, ये कभी कभी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये भी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं कि किसको सज़ा सुनाई गई, क्या नाम था, क्या नहीं था, किस चीज़ से दोषी मानेगा, ये भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए, जिस तरीके से हम लोगों की फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं को घोषित किया गया था, तो राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं को घोषित करने के लिए सरकार ऐसे नहीं है कि सोकर उठी और घोषित कर दिया, उसके लिए बाकायदा उससे संबंधित कानून में परिवर्तन किया जाता है। उसी संदर्भ में देखिए कि जो 2 खाद्य तकनीकी संस्थान थी, उनको राष्ट्रीय घोषित करने के लिए एक विधेयक आया है, राज्यसभा से पारित हुआ है, तो उसी को देखते हैं। तो कौन कौन से 2 ऐसी राष्ट्रीय संस्थान थे, तो एक कुंडली में है, कुंडली कहाँ है, हरियाणा में, और दूसरा जो हम देखते हैं वो हमारा है तंजावुर में, जो तमिलनाडु में है। ठीक है, तो दो जगह पर जो तकनीकी संस्थान थी, खाद्य तकनीकी संस्थान, उनको राष्ट्रीय घोषित करने के लिए राज्यसभा में विधेयक घोषित किया गया है, पारित किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि निधन में देख लेते हैं। बड़े प्रसिद्ध चित्रकार थे लक्ष्मण पाई, बड़े प्रसिद्ध चित्रकार थे लक्ष्मण पाई, उनका भी हाल ही में क्या हुआ है, निधन हो गया है। ठीक है, तो ये हैं हमारे लक्ष्मण पाई जी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, और चित्रकार थे। तो कभी कभी पूछ लेता है कि किस श्रेणी में, किस क्षेत्र से संबंधित थे,
और किसका निधन हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में अमूमन पूछे जाते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर देखते रहिएगा और करंट वाला भी देख लीजिएगा कि करंट कैसा पूछता है। इससे एक आपको आइडिया भी लगेगा कि एग्ज़ाम किस तरीके से एग्जामिनेशन में आपको करंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अभी अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, पिछले लेक्चरों में भी बात हुई है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। देखिए ये अजय माथुर हैं जिनको ISA का नया DG बनाया गया है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या है ISA, इसको थोड़ा सा देख लें। ये हर ट्रेडिशनल पार्ट है, बेसिकली कहा जाए, अब वो करंट नहीं रह गया है। तो ISA क्या है कि एक वर्ल्ड में 121 कंट्रियों का एक ये इनिशिएटिव था और ऐसे देशों का इनिशिएटिव है जो कि आपके मकर और कर्क रेखाओं के बीच में है, जहाँ पर सोलर इंसोलेशन यानी जो सूर्य का ताप है उचित मात्रा में पहुँचता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें मोदी जी ने उस समय सूर्यपुत्र के रूप में बताया था। इन देशों का संगठन है और ये क्या काम करता है, ये हमारी रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ये पूरा ग्रुप काम करेगा। अभी फ़िलहाल में इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो इस समय इसमें 124 देश शामिल हो गए हैं। एक और बात याद रखिएगा कि ISA बना कब है, ठीक है, तो हम लोग इसी के विषय में बात करते हैं कि ISA बना है, ये हमारा बना है 2015 में। ठीक, और एक बात और याद रखिएगा कि इसका ISA का हेडक्वार्टर कहाँ बना रहे हैं हम लोग, कहाँ है हेडक्वार्टर, तो ये पहली संस्था है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, गुड़गांव में। ठीक, और इसका काम क्या है, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना। ठीक, इस तरीके से इस पूरे संगठन का काम रहा है। तो इसी के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं अजय माथुर जी। तो ये ISA जरूर पढ़ लीजिएगा। ISA इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप इसको कहीं ना कहीं लिख भी सकते हैं मेंस वगैरह में, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को लेके इससे वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, तो उसमें आप इसको जोड़ेंगे। अब आते हैं ग्रैमी पुरस्कार के बारे में। ग्रैमी पुरस्कार क्या है, ये सिंगिंग का पुरस्कार है, मतलब जो गायक लोग हैं उनको दिया जाता है। तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो देखते हैं हम लोग। तो इसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो दिया गया है वो दिया गया है बिली इलिश को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बिली इलिश को दिया गया है एवरीथिंग आई वांटेड के लिए, ये गाना है एवरीथिंग आई वांटेड। और एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया है टेलर स्विफ्ट के फॉलकोर को, फॉलकोर एल्बम है उसके लिए दिया गया है एल्बम ऑफ द ईयर। और सॉन्ग ऑफ द ईयर दिया गया है डर्नेस्ट अमील का जो गाना है आई कांट ब्रीथ, इसको दिया गया है। तो लॉस एंजलिस में 63वां जो ग्रैमी दिया गया है उसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको मिला है, बिली इलिश को, जो एवरीथिंग आई वांटेड गाना इनकी जो सॉन्ग था। उसके बाद एल्बम ऑफ द ईयर मिला है टेलर स्विफ्ट को, वो मिला है फॉलकोयर के लिए। और तीसरा सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला है डर्नेस्ट अमिल को, डर्नेस्ट अमिल को मिला है आई कांट ब्रीथ। ये 3 श्रेणियों में जो पुरस्कार दिए गए हैं उसका नाम नोट कर लीजिएगा। बाकी ये सब PDF तो मैं ग्रुप पे शेयर कर ही देता हूँ, लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप उसी में से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसरो ने अभी हाल ही में क्या किया है कि एयर क्वालिटी के लिए, जो वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए जाक्सा के साथ, जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, उसके साथ समझौता किया है। अब आप लोग सोचेंगे कि इनका क्या फ़ायदा होगा, इसरो क्यों कर रही है एयर क्वालिटी के लिए। तो सैटेलाइट के थ्रू हम पूरी तरीके से मेज़र कर लेंगे कि हमारे जो वायु गुणवत्ता है वो ख़राब है कि अच्छी है। और वायु गुणवत्ता का मतलब क्या हो गया, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि एयर क्वालिटी का मतलब क्या है। तो ये जो एयर क्वालिटी है का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स भारत में शुरू किया गया था, दरअसल जो वायु में प्रदूषण है उसके स्तर को देखने के लिए। ठीक है, तो इसको ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है 2014 में, एयर क्वालिटी इंडेक्स। और इसमें कितने टाइप के पॉल्यूटेंट को शामिल हम लोग किया जाता है। इसमें क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जितने टाइप के हमारे पॉल्यूटेंट हैं, जितने टाइप के हमारे प्रदूषक हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, या फिर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हो गया, पार्टिकुलेट मैटर 10 हो गया, इनके स्तर को हम देखते हैं कि कौन से प्रदूषक का कितना स्तर है एयर में। चूँकि एयर पॉल्यूटेंट क्या करते हैं,
हम लोगों को अस्थमा, इस टाइप की अस्थमा हो गया, आँखों की बीमारी, स्किन डिसीज़, इस टाइप की डिसीज़ देते हैं, तो ये काफ़ी कंसर्न का विषय बना रहता है। तो इसी संदर्भ में एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया था, जिसमें कितने टाइप के पॉल्यूटेंट थे, तो 8 टाइप के, 8 पॉल्यूटेंट, वही लिस्ट दी हुई है, अगर आप लोग को नोट करना होगा तो कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में और क्या हम लोग देखने को मिलता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेसिकली हम लोगों को 6 कैटेगरी में बांटा गया है, मतलब 6 कैटेगरी बताया गया है कि कितना कौन सा पॉल्यूशन का स्तर होगा, तो अच्छा, बुरा या बहुत बुरा, इस कंडीशन को हम बतलाएंगे। तो सब देख लीजिए हम लोग, इस देखिए 1 मिनट स्लाइड को। तो इसमें देखिए कि अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 से 50 है तो गुड या ग्रीन कहेंगे। अगर इंडेक्स में 51 से लेके 100 है तो हम लोग मॉडरेट या येलो कलर से शो करेंगे। और अगर 101 से लेकर 150 है तो ये बहुत ही अनहेल्दी और सेंसिटिव है, अनहेल्दी है। किसके लिए? स्पेशली सेंसिटिव ग्रुप के लिए, ठीक है। इसको हम ऑरेंज कलर से डिनोट करेंगे। वहीं अगर 151 से लेके 200 है तो इसको रेड कलर से, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। एक रेड, एक ये उसके बाद पर्पल वाला, जो पर्पल वाला कितने में है, तो उसमें पॉल्यूटेंट का जो रेशियो है 201 से लेके 300, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने कैटेगराइज किया है। इसको आप अपने मोबाइल ऐप से भी देखते हैं। जैसे दिल्ली में क्या है कि कई जगह पे बोर्ड भी लगे होते हैं, उसमें वो उसके पर डे के स्तर को बतलाते हैं। या फिर हम लोग न्यूज़ चैनल उठा के देखते हैं तो जब टेम्परेचर दिखाता है, हर जगह का वेदर रिपोर्ट दिखाता है, तो उसके बाद AQI भी दिखाता है। तो ये योजना हमारे यहाँ कब शुरू हुई थी एयर क्वालिटी इंडेक्स की? तो 2014 में, ठीक है। कितने टाइप के पॉल्यूटेंट को इसमें शामिल किया गया है? 8 टाइप के पॉल्यूटेंट को इसमें शामिल किया गया। और कितनी कैटेगरी बनाई गई है? तो 6 कैटेगरी। तो कुल मिलाकर देखिए एयर क्वालिटी को लेकर अब क्या है, इसरो और जाक्सा, ठीक है, इसरो और जाक्सा दोनों ने अभी क्या है, ट्रीटी की है कि अब हम लोग दोनों लोग सैटेलाइट की मदद से इस पॉल्यूटेंट के स्तर को जान सकेंगे, ठीक है। तो इसी संदर्भ में तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, साइंस टेक वगैरह में आपको देखने को मिल सकता है। पता चला कि आपसे इसरो के साथ ऑप्शन में दे दिया नासा, तो आप जाक्सा छोड़ के नासा लगा देंगे, कहेंगे हाँ नासा तो हर जगह रहती है, इसमें भी रहेगी। तो ये गलती मत करिएगा। तो जाक्सा है, जाक्सा का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो ये जाक्सा क्या है, जापान ये एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है। अभी एक भारत क्या है कि मेक इन इंडिया पहल कर रहा है। मेक इन इंडिया में क्या है कि भारत अपना स्वदेशी निर्मित इंजन बना रहा है, सारी चीज़ों में स्वयं मैन्युफैक्चरिंग करने का प्रयास कर रहा है। उसी संदर्भ में देखा जाए तो अभी भारत ने क्या किया है, केप गेज लोकोमोटिव। केप गेज लोकोमोटिव का क्या मतलब हो गया कि जो ये एक इंजन है, ठीक है, ये इंजन किसका है? ये हमारा ट्रेन का इंजन कह सकते हैं या फिर मालगाड़ी का इंजन है। तो इसको हम लोग कहते हैं केप गेज लोकोमोटिव। वो मोजाम्बिक को दे रहा है। मोजाम्बिक एक देश है अफ्रीका का, तो मोजाम्बिक को ये अभी दिया है भारत ने। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में बना है, याद रखिएगा, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में बना है। और 3000 HP इसकी क्षमता है। तो क्या है कि केप गेज लोकोमोटिव को भारत ने अभी किसको दिया है? मोजाम्बिक को। मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मपूतो है ना, देख लीजिएगा, फिर से राजधानी वगैरह देखते रहिएगा। अब हम लोग आए बात करते हैं कि अभी व्यापारियों का जो शीर्ष संगठन है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, कैट, ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक बनाया है। जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह है, उसी तरीके से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया है। इसका नाम रखा है इन लोगों ने भारत ई मार्केट, ठीक है। और इसके तहत क्या है कि जितने भी सेवा प्रदाता हैं जो देना चाहते हैं वो अपनी इसमें वर्चुअल दुकान खोल सकते हैं, यानी ई दुकान। आप बैठेंगे एक साइट पे और वहाँ पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया, एक दुकान अपनी बना ली, वहीं से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको भारत ई मार्केट को बनाया किसने है? तो कैट ने। कैट का मतलब क्या हो गया? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ठीक है। अब आते हैं, भारत ने क्या किया है, 2021 में जो क्वाड संगठन है उसका पहले ऐतिहासिक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत ने भाग लिया है।
क्वाड जो संगठन है उसमें पहला जो वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें भारत ने भाग लिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वाड इस बार, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, और हमेशा आजकल न्यूज़पेपर में आप लोग क्वाड वगैरह शब्द सुनते होंगे। तो चलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में भी समझ लेते हैं। अब इस बैठक में बेसिकली क्या हुआ ये समझ लेते हैं, फिर क्वाड समझेंगे। तो इस बैठक में बेसिकली क्या होगा, इस समय जितनी भी बैठकें होंगी वो कोविड से रिलेटेड होंगी। तो इसमें भी कोविड-19 के आर्थिक स्वास्थ्य प्रभाव, जलवायु परिवर्तन से निपटने, साइबर स्पेस, आतंकवाद का मुकाबला करने आदि तरीके की बात हुई कि भाई ये होना चाहिए। अच्छी बातें ही तो होती हैं संगठनों में। अब लेकिन अब हम लोग समझ लेते हैं कि क्वाड क्या है। तो क्वाड हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये एक प्लेटफॉर्म है, इसमें 4 देश शामिल हैं किए गए हैं, और ये क्या करते हैं कि इसका नाम दिया गया है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये देखिए, ठीक है। और इसमें कौन कौन शामिल हैं, तो शामिल वाले देश देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस, ठीक है। तो ये 4 देशों का इन लोगों ने बेसिकली संगठन है। अगर देखा जाए तो क्वाड क्या करता है, बेसिकली ये चाइना को काउंटर करता है, और भारत इसमें जो प्रभावी भूमिका अदा कर रहा है वो केवल चाइना को काउंटर करने के लिए। वो हम लोग अभी IR वगैरह जब पढ़ेंगे तो उसको ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। अब बना कब है ये संगठन, तो 2007 में बना था, लेकिन फिर प्रॉपर चला नहीं। फिर 2017 में रीइस्टेब्लिश किया गया, और तभी से आप लोग चर्चा में देखते भी होंगे। तो क्वाड में, तो क्वाड कब बना है, 2007 में बना था, फिर 17 में रीइस्टेब्लिश किया गया है। 4 सदस्य देश हैं, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, US, जापान और इंडिया। अब पहला उसका वर्चुअल बैठक हुई है जिसमें इंडिया भाग लिया है, तो इम्पॉर्टेंट है ही। उसमें बात की गई है कि कोविड-19 का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य प्रभाव क्या पड़ेगा, इन सब विषयों पर इस पर चर्चा की गई है, ठीक है। अब बाकी और डिटेल में आप लोग देखना होगा तो आर्टिकल आपको PDF में मिल ही जाएगा। अब आते हैं कि एक रिसर्च आई है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके कारण क्या हो रहा है कि महासागर जो है, महासागरों का जो एवरेज टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जा रहा है, और ज़्यादा हो जा रहा है तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है शार्क पे, शार्क के मेटाबॉलिज्म पे, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें दी गई है कि महासागरों के गर्म होने पर शार्क के मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ेगा। और ये कहाँ किसकी रिपोर्ट है, तो साइंटिफिक रिपोर्ट है, साइंटिफिक जर्नल की रिपोर्ट है ये, ठीक है। और इसका जो पूरा होता है क्या है, मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ेगा तो शार्क की स्वास्थ्य पे पड़ेगा, उसका वजन कम होगा, ये सब सारी बात। इतना कुछ नहीं समझना अपने को, बस इतना समझना है कि अभी एक रिसर्च आई है जिसमें क्या हुआ है कि शार्क के मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। अभी एक्सेलरेटर बेंगलोर, इसे हम XE कहते हैं, ये पहल की शुरुआत की गई है। कहाँ पर की गई है, तो कर्नाटक में की गई है। और ये क्या है पहल, इसके तहत क्या है कि जितने महिला स्वामित्व वाले जितने भी व्यवसाय हैं उस पर सहायता प्रदान की जाएगी। जैसे मान लीजिए कि स्टार्टअप खोली महिलाएं, या फिर SHG चला रही हैं, तो वो केवल महिला स्वामित्व वाली हैं, महिला उसको ओन कर रही हैं, तो उसमें जो कर्नाटक सरकार है वो इनको आर्थिक सहायता देगी। अब आते हैं, अभी एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने क्या किया है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि ये एक फंड है, और ये कैसा फंड है उसको समझते हैं। ये क्या है, हेल्थ सेक्टर में उसका यूज़ करेंगे। जैसे PM केयर होता है, एक फंड था, उसका यूज़ किस में किया जा रहा है, कोविड महामारी से जूझने में, वेंटिलेटर बनाने में, वेंटिलेटर सपोर्ट में, ऑक्सीजन सप्लाई में, या प्लांट वगैरह जो बनाए गए हैं। उसी तरीके से इसमें भी क्या है कि स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ों पर खर्च किया जाएगा। तो ये जो निधि है, जो फंड है, उसका पैसा कहाँ से आएगा, तो इसको जो एक पहले एक सेस लगाया जाता था 2007 में, क्या कहते हैं, एक सेस लगा था। सेस क्या होता है, टैक्स पे एक छोटा सा टैक्स लगाया जाता है। जैसे 100 रुपये है तो 100 रुपये का अगर टैक्स लगा है तो 100 रुपये पर 1% का सेस लगा दिया, टैक्स ऑन टैक्स कह सकते हैं इसको। तो ये क्या है कि परमार्थ कार्यों के लिए लगाया जाता है, रोड बनाने के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो उस सेस का हम प्रयोग करेंगे, उस सेस से हम पैसा कलेक्ट करेंगे और उसको इस फंड में डालेंगे। और इस फंड का यूज़ तब हम कहाँ करेंगे, जैसे अभी मान लीजिए कि पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेंटिलेटर सपोर्ट्स के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, रेमडेसिविर को बनाने के लिए, इन सब चीज़ों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो सेस हम लगाए हैं 2007 से भारत में
लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बात आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, और इसके बारे में आप और डिटेल में देखना चाहेंगे तो ये क्या है, इसको जोड़ देंगे ये लोग किससे, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से। ये देखिए इसके अंतर्गत क्या है, जितने भी योजनाएं चल रही हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, उनसे भी जो फंड मिल रहा है उसको भी यूटिलाइज इसमें किया जाएगा, उन पैसों को मोबिलाइज करके इन योजनाओं में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक क्या है, ये दिल्ली सरकार की एक योजना थी। इसमें क्या होता था, हर मोहल्ले में एक, जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है उसी तरीके से मोहल्ले में ही एक MBBS MD डॉक्टर बैठता था और फ्री सर्विस देता था, सरकार की तरफ से व्यवस्था थी। तो उसी संदर्भ में अब वहाँ मोहल्ला क्लिनिक को और बढ़ा के अब वहाँ महिला मोहल्ला क्लिनिक बना दिया गया। महिला मोहल्ला क्लिनिक क्या होगा, जो जिसमें गाइनोलॉजिस्ट बैठेंगी, महिलाओं से संबंधित जो रोग होंगे उसके संबंध में काम किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दिल्ली में शुरू हुआ है महिला मोहल्ला क्लिनिक। अब हम लोग बात करते हैं कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, उसके जो नए हेड बनाए गए हैं पल्लव महापात्रा को उसका हेड बनाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं ARCIL। इस कंपनी का जो नाम है उसको हम लोग ARCIL कहते हैं। ये इसका आर्टिकल है, ये इनकी वेबसाइट से निकाला गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी नियुक्ति वगैरह इंपॉर्टेंट है चूँकि, तो उसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। अब एक बात करते हैं कि भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन रेंज की डीजल पनडुब्बी अभी क्या किया गया है, उसको कमीशन किया गया है, जिसका नाम क्या है, INS करंज। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे कि स्कॉर्पियन श्रेणी क्या है, तो ये स्कॉर्पियन श्रेणी क्या है, एक हम लोगों ने योजना चलाई थी फ्रांस के सहयोग से। वो फ्रांस उसमें हमारी मदद कर रहा है उसको बनाने में, और इस योजना को हम कहते हैं प्रोजेक्ट 75, जिसके अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण करेंगे। इसमें क्या हो रहा था कि अभी तक क्या था कि हम लोग इंपोर्ट करते थे, आप जानते हैं डिफेंस सेक्टर में मैक्सिमम चीज़ हम लोग इंपोर्ट करते हैं। बट क्या है कि अब हम मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ रहे हैं, चाह रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बन जाए। उसी संदर्भ में हम लोगों ने प्रोजेक्ट 75 शुरू किया था। उसके अंतर्गत क्या था प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत, कि फ्रांस जो कि डिफेंस सेक्टर में बड़ा ही मजबूत है, जैसे देखिए अभी हम लोग राफेल लाए वहाँ से, डसॉल्ट कंपनी है वहाँ, तो इस तरीके से वो बड़े मजबूत हैं और हम लोग उतने मजबूत नहीं हैं। तो हम लोगों को क्या है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे थे, वो मदद कर रहे थे। ठीक है, और ये 2005 में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट 75। और ये देखिए इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा है, उसको आप लोग रीड करिएगा। न्यूज़पेपर कॉन्टीन्यूअस रीड करते रहिएगा, खास तौर में अगर जो ही आपको मिल जाए। अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर देख रहे हैं तो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू तो यहाँ बड़ा मुश्किल है, ऑनलाइन देख लीजिएगा, और इंडियन एक्सप्रेस भी ऑनलाइन ही देख लीजिएगा, क्योंकि इधर मुश्किल है, मिर्ज़ापुर में उतना मिल नहीं सकता। अब हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2 डैम शुरू किया है चित्रकूट में। एक है जिसको कहेंगे हम लोग रशियन डैम, और दूसरी है चिल्लीमल डैम। ये 2 डैम बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए एक बड़ा ही नवीन आपको देखने को मिलेगा। अभी तक आप लोग सैन्याभ्यास पढ़ते होंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज, तो किस में पढ़ते होंगे, या तो नेवल एक्सरसाइज होती है, या एयरफोर्स की होती है, या थल सेना की होती है। यहाँ पर फ्रांस एक ऐसा देश बना जिसने क्या है, पहला अपना सैन्य अभ्यास किया है अंतरिक्ष में। इसको दिया है नाम एस्टर एक्स। एस्टर दरअसल उनका पहला उपग्रह था, तो उसी के नाम पर इन्होंने एस्टर एक्स नाम से शुरू किया है। अब ये क्यों किया है, वहाँ पर एक्सरसाइज करने की क्यों आवश्यकता पड़ी। देखिए आज के तकनीकी युग में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि स्पेस में जो अपनी सैटेलाइट हैं, जो विकसित देश हैं या भारत ही है, उन सैटेलाइटों की रक्षा, क्योंकि स्पेस वॉर में क्या होता है, स्पेस वॉर में आपकी सैटेलाइट और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट को पूरा ध्वस्त करती है आपका दुश्मन देश। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक एक्सरसाइज की है। मतलब समझिए कि अगर आपका पूरा के पूरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही ख़त्म कर दिया जाए तो वैसे ही आप आधा युद्ध हार जाएंगे। उसी को हम लोग स्पेस वॉर कहते हैं। ठीक है, तो उसके संदर्भ में ही इन्होंने अपना एक मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू किया जिसका नाम था एस्टर एक्स। ठीक है, और ये याद रखिएगा, ये इसका नाम भी इन्होंने अपने पहले सैटेलाइट के नाम पर ही रखा था। अब बात करते हैं कि
हाल ही में क्या हुआ, रशिया ने ट्विटर की जो स्पीड है बहुत धीमी कर दी। क्यों कहें कि यार उनका जो आरोप है रशिया डिपार्टमेंट का, खासतौर में जो उनकी सरकारी समाचार एजेंसी है वॉचडॉग, उनका कहना है कि जो ट्विटर है वो जो उसमें प्रतिबंधित सामग्री है उसको वो हटा ही नहीं पा रहा है, हटाने में सक्षम नहीं है। उसी के संदर्भ में उन्होंने इसकी स्पीड ही धीमी कर दी। कहें ठीक है, तुम रसिया से तुमको अभी हटा नहीं रहे, लेकिन तुम्हारी जो है स्पीड हम धीमी कर देंगे। तभी तुम थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, ताकि वो जो प्रतिबंधित जो रशिया में न दिखाई जाने वाली सब सामग्री हैं उनको वो जल्दी से जल्दी वेबसाइटों से अपने हटा दें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चीन ने क्या किया है, एक वायरस पासपोर्ट लॉन्च किया है। अब आप लोग कहेंगे वायरस पासपोर्ट क्या है? वायरस पासपोर्ट कुछ नहीं है, आप हमारे आपके अंदर जो कोविड के मान लीजिए कि वायरस हैं उसकी जांच करेगा। जैसे एक लेटर है, आप वैक्सीनेट हो गए तो आपको एक पर्चा मिलता है ना कि आप वैक्सीनेट हो गए हैं, या ये आपने कोविशील्ड लगाई, कोवैक्सीन लगाई। उसी तरीके से चाइना में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जा रहे हैं उनके लोग, उनको ये एक पहचान पत्र मिलेगा कि नहीं ये वैक्सीनेटेड है। तो इसी को कहा गया वायरस पासपोर्ट, तो ये चाइना ने शुरू किया है। ठीक है, ये खास तौर में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए बनाया गया है। ठीक है।